Hello students, let's go to start the next lecture of chapter ether, alcohol और फेनॉल वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने अल्कोहल और ईथर दो चीज़ कंप्लीट कर लिया हुआ था। तो इस लेक्चर में हम लोग फेनॉल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फेनॉल बेटा, फेनॉल का एक दूसरा नाम है, इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, कार्बोलिक एसिड फेनॉल का एक सेकंड नेम होता है बेटा, सॉरी, कार्बोलिक एसिड। ठीक, अब इसे कार्बोलिक एसिड क्यों कहते हैं? एक्चुअली फेनॉल भी एसिड की तरह कुछ बिहेव करता है। जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे कि कैसे बिहेव कर रहा है। फिर थोड़ा सा समझते हैं कि फिलहाल अभी जो फेनॉल है क्या वो। ठीक है, तो फेनॉल क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने ले लिया, दिस इज C6H6 मान लिया आपने, बेंजीन ले लिया। ठीक है, बेंजीन ले लिया। अब इसमें से जैसे एल्केन से हाइड्रोजन हटाते थे, CH4 में था, एक हाइड्रोजन हटाया CH3 बना, यहाँ OH लगा दिया तो अल्कोहल बन जाता था। सेम ऐसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, 5 लगाया, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा दिया, ये बन गया फेनॉल। इसे कहते हैं फेनॉल। ठीक है, इसे फेनॉल कहते हैं, ये फेनॉल बन गया। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया फेनॉल। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है उसी को हम फेनॉल कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है, बस डेफिनेशन में इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है डेफिनेशन में। ठीक है, सेकेंड चीज़, अब बात आ रही है इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब प्रिपरेशन के कितने तरीके हैं? तो हमारे कोर्स में तो 4 हैं। सबसे पहले फेनॉल जो फाइंड आउट हुआ था वो कोलतार से फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, लेकिन अब हमारे कोर्स में उसके बारे में नहीं दिया है कि उससे हम लोग प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो उसको नहीं लिया गया है। ठीक, तो कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो सबसे पहले हो रहा है बेटा फ्रॉम हेलोएरीन। ठीक है, सीधे हेलोएरीन से, वहाँ से हमने हेलोएरीन से बनाया था, हेलोएरीन से फेनॉल बनाया था, अल्कोहल बनाते थे, OH लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते थे। ठीक है, सेकंड हमारे पास है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, या क्लोराइड कह लो, सॉल्ट ही है ये। ठीक है, इससे अगला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और लास्ट में है फ्रॉम क्यूमीन। बेटा ये क्यूमीन वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, क्यूमीन वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक, अब एक एक को देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले बात आ रही है हेलोएरीन। तो हेलोएरीन से कैसे बनाएंगे? तो देखो ज़रा, एक तो याद होगा आपको, यहाँ Cl था। ठीक है, क्या करते थे, अगर आप यहाँ पे एक्वस KOH डालें, थोड़ा सा टेढ़ा ज़रूर है, ऐसा नहीं कहें कि बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली तो नहीं होता है, यहाँ पे OH लग जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन तो नहीं है ये। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन नहीं है। तो फिर यहाँ बात किसी कर रहे हैं, इजी कौन सा है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इजी वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा है? तो याद होगा हम लोगों ने ये बेंजीन लिया था, साथ में NaOH लिया था, याद आ रहा? एक्वस कंडीशन में रखेंगे या मोल्टन कलर। ठीक है, एक्वस में रखा इसको, और 623 केल्विन टेम्परेचर रख रहे थे और 300 ATM प्रेशर रख रहे थे। तो सबसे पहले बन रहा था सोडियम फेनॉक्साइड, और जब हम इसमें एसिड डाल रहे थे, जैसे मान लो कि HCl डाल रहे थे, ठीक, तो यहाँ पे बन रहा था फेनॉल और साथ में NaCl, ये बन जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है? डाउस प्रोसेस। बड़ा फेमस है बेटा ये भी, डाउस प्रोसेस। ठीक है, डाउस प्रोसेस। तो ये है डायरेक्ट और ये है डाउस, दोनों हमने हेलोएरीन से बनाया। ये थोड़ा हार्ड रिएक्शन है, मतलब हार्डली होता नहीं है, वो थोड़ा सा मुश्किल से हो रहा है। ये तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, डाउस प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों हम याद रखेंगे प्रिपरेशन में। मान लीजिए हमें ये नहीं याद आ रहा है, कन्वर्जन के लिए कह रहा है, ये याद नहीं आ रहा है, तो डिनाई थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन होगा, डिनाई नहीं कर सकते। बेटा बोर्ड में नंबर पाने के सब तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड के कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है,
हो गया। अब सेकंड हमारा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखो जरा, अच्छी तरह मालूम है, अभी हम लोग पिछले वाले में ही पढ़े हैं, ठीक है, पिछले वाले में ही पढ़े हैं जब हेलोएरिन बना रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। यहाँ N2Cl था, सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, तो वहाँ पे बेंजीन डायजोनियम लिया था। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है मैंने बताया था, क्या करते हैं हम, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी से रिवाइज कर लो। तो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में क्या किया, नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डाला, रिडक्शन किया, एनिलीन बना, ठीक है। एनिलीन में क्या किया, नाइट्रस एसिड रखा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रखा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में, ठीक। अब अगर वाटर के साथ इसको वार्म कर दें, वाटर रखें और वार्म कर दें, ठीक है, जैसे Ki के साथ वार्म किया था, ऐसे ही अगर वार्म कर दें तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, N2 बाहर हो जाएगा और HCl भी निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन डायजोनियम का रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ ये जो रिएक्शन थे, ये ऊपर वाला ये था हेलोएरिन के साथ, और ये जो रिएक्शन रहा ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? कोशिश कर रहे हैं जितना बेहतर कर सके। हम एक कंपाइलेशन एक्चुअली देना चाहते हैं, इसको बहुत डेप्थ में ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसमें प्लानिंग में हैं कुछ और भी करने के, थोड़ा बढ़िया किया जाए, इससे थोड़ा डेवलप फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है इससे। लेकिन अभी एक्चुअली अगर हम बोर्ड के लिए देखें, क्योंकि अभी इतना ड्रास्टिक समय से हम लोग गुजरे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं। 11th में बहुत अच्छा पढ़ने का मौका नहीं मिला, 12th बहुत अच्छा नहीं मौका मिला, ठीक है, प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई है, ठीक। तो उसके लिए हमने एक ये कोशिश किया कि एक आपका पहले एक बेसिक लेवल पे एक छोटा सा एक तैयार करें, जिसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए कि हाँ ये हमारे कोर्स में है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इतने को ही अगर हम कर लेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे कोशिश किया हुआ है, ठीक है, वो कोशिश हमने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। तो प्रिपरेशन का हमने 2 कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है, 2 हमारे जो प्रिपरेशन के हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट जो कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। अब इसके साथ का देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखो कैसे इंटरेस्टिंग है। पहले तो देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बेस डाल के इसको हीट करेंगे, ठीक है। बेस डाल दिया मतलब कि जैसे NaOH डाल दिया, KOH डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, और लगभग 573 केल्विन तक इसको हीट करते हैं, ठीक है। हीट करेंगे, अब देखो बुक में क्या है ना, डायरेक्ट दे दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा जरा, यहाँ क्या बन जाएगा, SO3Na। बेटा ये मूल मंत्र है हमारा, मेन तो हमारा ये है, बात समझ में आ गया, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सल्फोनेट हमारा बन गया है, ठीक, सल्फोनेट बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब देखो ये किसमें चेंज होगा, ये किसमें चेंज होगा, डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। बेटा अगर आपने NaOH ले लिया, अगर आपने NaCl ले लिया, अगर आपने NaCN ले लिया, तो Na के साथ जो लिया है वही यहाँ लगेगा, Na के साथ जो भी लिया है वही यहाँ लगेगा, बिल्कुल निश्चिंत रह के रिएक्शन। अब आप में चूंकि सीधा एक ही दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, फिर से इसमें NaOH डाल दिया, यानी थोड़ा सा NaOH की ठीक ठाक कंटेंट रखा, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनॉल में। लेकिन ऐसा नहीं था, आप देख रहे हो रिएक्शन हो कैसे रहा है,
ठीक है। तो Na के साथ जो लिया है वही लगेगा, Na के साथ जो लिया वही लगेगा। ये देखो, ये है रिएक्शन, ठीक है, ये है रिएक्शन। रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है। Na के साथ जो भी लिया है वही लगने वाला है, यही रिएक्शन है, ठीक है। जो भी ले लिया Na के साथ, ठीक। और क्या हो जाएगा, और बच गया क्या, किसी सबके साथ ले रहे हैं, ठीक है। Na2SO3 ये बाहर हो जाएगा, Na2SO3 ये क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब एक चीज़ यहाँ आप सोच सकते हो, हालांकि दिया नहीं है, बस हम सोच सकते हो, बात कही है मैंने कि ये बनता कैसे है। तो बेटा सल्फोनेशन करो, किसका, बेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, नाइट्रेशन करोगे। सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, क्या करोगे, सल्फोनेशन करोगे। अब सल्फोनेशन किससे करोगे, दो चीज़ें हैं, या तो भाई आप H2SO4 ले लो, कॉन्सेंट्रेट ले लो, ठीक ठाक कंसंट्रेशन रखो तब भी लग जाएगा, या उसी को कह लो ठीक ठाक कंसंट्रेशन को मतलब डबल मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसी को हम कहते हैं ओलियम। तो ओलियम से भी बना सकते हैं, यानी इसको हम ओलियम से बना सकते हैं। हमने बेंजीन ले रखा है, ठीक है, बेंजीन में अगर हम ओलियम डाल दें, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब लास्ट हमारे पास है क्यूमीन, ठीक है, लास्ट हमारे पास है क्यूमीन। क्यूमीन से प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्यूमीन से कैसे हो रहा है, तो पहले तो समझ लेते हैं क्यूमीन क्या है। ये कहलाता है क्यूमीन, ठीक है। क्या किया, इसमें डाल दिया एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन से सीधा सीधा होता है और कुछ ऐसा है नहीं। अब एयर क्या करेगा, एयर ऑक्सीडाइज करेगा, घुसेगा कहाँ, यहाँ कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, तो बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड बॉन्ड है। तो क्या स्टैंडर्ड बॉन्ड को तोड़ेगा या उससे हल्के बॉन्ड को तोड़ेगा, तो बेटा इन तीनों कार्बन में रिएक्टिव वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का काफ़ी अलग खेल है, ठीक है। ये हिस्सा रेजोनेंस के थ्रू काफ़ी स्टेबलाइज है। तो एयर क्या करेगा, एयर मतलब कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके घुस जाता है, पेरोक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये C है OOH, ये ऐसे पेरोक्साइड बना लेता है, ये देखो पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड बना लेता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें एसिडिक वाटर डालते हैं, जैसे ही एसिडिक वाटर डालते हैं बेटा, ये समझो कि यहाँ OH लग जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे समझो यहाँ खिसक जाएगा, और साथ में क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। एसीटोन, तो एसीटोन इसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और क्या बन गया यहाँ, फेनॉल, फेनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। फेनॉल का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये बन जाता है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है मतलब कि हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये कहाँ से बन गया। अब देखो बुक में ऐसी बात कर नहीं रहा, हमारे कोर्स में ऐसी बात कर नहीं रहा, ठीक है। अब इस साल थोड़ा सा अजीब, एक तरह से कह लो दुविधा वाली कंडीशन है भाई, ठीक है, क्योंकि इस बार का पैटर्न बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया पैटर्न है, ठीक है। जो सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं, तो अभी इस बार जो 21 में होने वाला है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा अभी पैटर्न एग्जैक्ट नहीं क्लियर हो गया। पहले के लिए तो बड़ा फेमस था और इसका प्रिपरेशन भी पूछ लेता था, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल उसी तरीके से, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, बहुत साफ समझ जाएगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाने जा रहा। जिसको भी पेपर बनाने के लिए मिलता है, कोई बैठ के डिज़ाइन नहीं करता क्वेश्चन को, वो क्या करेगा, नया क्वेश्चन नहीं बनाता, बस इधर से उधर, उधर से उधर, यही होता है, ठीक है। तो इस साइकोलॉजी के अगर हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के हैं जाहिर सी बात है वहीं कहीं से उठाएगा। तो बनता कैसे है, तो बेटा बनता ऐसे है कि हमने लिया बेंजीन, ठीक है, और साथ में ले लिया CH3, CH2, CH2, Cl,
ये ले लिया, ठीक है, और इसमें डाला एनहाइड्रस AlCl3। बड़ा सारा खेल समझ आ गया होगा। AlCl3 लेविस एसिड बहुत चालाक, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेके इसे नेगेटिव के फॉर्म में भग गया, तो बेटा ये बचा प्लस। मतलब ये कि CH3 CH3 या CH2 ये प्लस रहा, तो ये बेटा प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाना। अब आप लोग जानते हो अगर सेकेंडरी या टर्शियरी की अवेलेबिलिटी है तो तुरंत अपने आप को ये रीअरेंज करेगा। बोलो भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो रीअरेंज करके CH3 CH3 प्लस यानी सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। बोलो बेटा सेकेंडरी में होगा कि नहीं? होगा ना? यस बिल्कुल होगा। और जैसे ही ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा ये वाला अटैक करेगा किस पे? बेंजीन रिंग पे, ठीक है, और क्या बना देगा? क्यूमीन। आइसो कंडीशन है। बात समझ में आ गया? एक आइसो कंडीशन है और कुछ नहीं है, बस आइसो कंडीशन है, ठीक है। तो प्राइमरी से रीअरेंजमेंट होगा, ठीक, किसमें? सेकेंडरी में, और सेकेंडरी वाला जाएगा बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है, बेंजीन पे अटैक करेगा। इस तरह से क्यूमीन का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ये प्रिपरेशन जो था वो तो कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक, प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो बस देखो जरा, 4 ही याद रखने हैं, कितना अच्छा है। 4 प्रिपरेशन आपको याद रखने हैं, कितना बढ़िया है। जो सिलेबस में दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले भी इससे ज़्यादा नहीं आता था, इस बार तो छोड़ दो, पहले भी इससे ज़्यादा एक नहीं था कोर्स में। जितना था मैंने पूरा बता दिया आपको। कोरोना नहीं था तब भी का 4 ही थे इसके प्रिपरेशन के, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसमें भी मेनली आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा पढ़ना है सोल्यूबिलिटी, ठीक है, बस 2 चीज़। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं भाई देखो इतना मास है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होना चाहिए, लेकिन इसके में जो क्या होता है फिनॉल के केस में थोड़ा एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा आती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा आती है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों आई? देखो जरा, ये भी कम होशियार नहीं है, बहुत चालाक है। देखा इसने कि हमारे पास हाइड्रोजन भी है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो कहता है कि क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं, सभी तो उठा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा वीक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये। अब देखो ये तो बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, तो बहुत अच्छा नहीं बनाएगा, बहुत अच्छा नहीं बनाएगा, लेकिन बनाता है। और इस बनाने की वजह से हम लोग जो समझ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कि हम मास के हिसाब से उतनी होनी चाहिए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी बढ़ के आती है, थोड़ी सी ज़्यादा आती है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा आएगी, बढ़ के आएगी, ठीक। अब इसी बात को अगर देखें कि थोड़ा सा अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बहुत तगड़ा तो नहीं बना रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा बना रहा है तो स्पेरेंगली सोल्यूबल भी होगा वाटर में, तो वाटर में थोड़ा सा सोल्यूबल भी होता है। तो देखो यहीं से हम लोग सोल्यूबिलिटी भी देख लिए। तो 2 बातें निकल के आई। बीपी में क्या बातें निकल के आई? पहला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा आती है बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबिलिटी में क्या है? सोल्यूबल है, मतलब फेयरली नहीं कहेंगे उसको, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाती। अब ये ना कहना कि सर स्ट्रॉन्ग और भी क्या होता है, जितने भी इस तरह से फिजिकल बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड 2 तरह के होते हैं बेटा, बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और फिजिकल बॉन्ड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लास 11 में हम लोग का जो चैप्टर दिया गया था वो केमिकल बॉन्डिंग है, मतलब इसीलिए उस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड को, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट इसको पढ़ते हैं। तो यही 3 केमिकल बॉन्ड होते हैं, बाकी जो फिजिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और फिजिकल बॉन्ड में कहीं शार्प नहीं होता है, एक रेंज मिलता है बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो वीक से लेके स्ट्रॉन्ग तक एक रेंज मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत तगड़ा नहीं बन पा रहा, थोड़ा कम बन पा रहा है। और इसी बॉन्डिंग के हिसाब से ही हम बॉन्ड को एनर्जी के हिसाब से कि बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, इसी हिसाब से हम बॉन्डिंग को पहचानते भी हैं, ठीक है। हम लोग इसी हिसाब से बॉन्डिंग को पहचानते भी हैं,
ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये दो चीज़ें थी। अब एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, ठीक है, क्या बन रहा है समझना जरा। एक तो हो गया यहाँ पे OH, ये हो गया NO2। अगर मैं नाइट्रेशन करूँ, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में भी, नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। दो चीज़ पूछी जाएगी, पहला क्वेश्चन आता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन स्टीम वोलेटाइल है। बेटा नाम समझ लो ध्यान से, एक कह रहा है स्टीम वोलेटाइल कौन है, ठीक है, इसका मतलब समझे, वोलेटाइल का मतलब समझते हैं ना, वोलेटाइल का मतलब जल्दी से अपने मन में रिवाइज करिए कि वोलेटाइल का क्या मतलब होता है। अब मैं बताता हूँ वोलेटाइल। बेटा वोलेटाइल वो सब्सटेंसेस होती हैं जो वेपर बनाती हो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, उसे वोलेटाइल कहते हैं। ये मत कहना कभी कि जो वेपर बनाते हैं, वेपर तो हम मेटल का भी बना लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में याद करिए, NaCl को Na के वेपर में हीट किया था, एफ सेंटर डिफेक्ट, क्लियर। तो हम तो मेटल का भी बना लेंगे वेपर। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वेपर बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो वेपर बना लेते हैं उन्हें हम वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है स्टीम वोलेटाइल, मतलब ये कि इन दोनों में से कौन ऐसा है जो रखा हो उसके ऊपर अगर मैं स्टीम पास करूं, अगर मैं स्टीम केवल पास करूं तो इतना टेम्परेचर मिल जाए कि वो उसके साथ निकल ले, बह लिया, वो कौन है, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ही निकल लिया वेपर में, तो स्टीम वोलेटाइल कौन है, ठीक है। तो दोनों में से वही स्टीम वोलेटाइल होगा जो, अच्छा ये जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट या वोलेटाइल ये इस चीज़ें देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखते हैं ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से या ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से कौन तगड़ा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखो जरा इसमें इसका क्या केस है, यहाँ थोड़ा सा हो गया लोचा, क्या बताइए लोचा, देखो जरा गड़बड़ कहाँ है, ये O हुआ, ये H हुआ, यहाँ N हुआ, O रहा, ये देखो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास होने से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। O देखो, यहाँ H देखो, ये थोड़ा सा ऐसे समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा दूर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो, इसी तरह से ये देखो, इसी तरह से ये देखो। तो होता ये है कि जो पैरा नाइट्रोफेनॉल है और यहाँ जो दूसरा पैरा नाइट्रोफेनॉल है, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये है इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, बात समझ आ गया, सॉरी इंटरमोलिक्यूलर, ये है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ ये जो बॉन्ड बना है इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जब ये आपस में ही हाइड्रोजन, अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत तगड़ा बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि यहाँ देखो जरा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया ज़्यादा किसका होगा, तो हायर BP होता है किसका, पैरा नाइट्रोफेनॉल का। और स्टीम वोलेटाइल कौन होता है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। रीज़न क्या देंगे, इसमें ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में जो बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि वीक होगी, दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। और पैरा वाले की इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। तो ये रहा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जिसकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे गए हैं, उसको मैंने डिटेल ले लिया, इसका डिटेल ले लिया। एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा कोई दम था नहीं तो उसको हम थोड़ा शॉर्ट में निपट लिए थे, ठीक है। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी में 4-5 रिएक्शंस इसके हैं, बहुत
सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें दो बहुत अच्छे नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिडिक नेचर, ठीक है। पहले तो सोच के बताओ, इसी से बहुत कुछ आज सारे चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा अभी। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो, कोई आयन स्टेबल होता है या मॉलिक्यूल स्टेबल होता है? किसी एक ही का आयन स्टेबल होगा या उसका मॉलिक्यूल? तो हम लोग तो ये पढ़ें कि मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जिस पे चार्ज आ जाएगा वो अनस्टेबल होता है। ऐसा नहीं है, फेनॉक्साइड आयन के साथ ऐसा नहीं है। ज़रा फेनॉल का केस देखो बेटा, यहाँ 2-3 चीज़ एक साथ बताने वाला हूँ। यहाँ OH है, ठीक है, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। जब भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, OH यहाँ प्लस आया। अब ये जो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये हो गया, ये हो गया, ये वापस चला गया, ठीक है। इसके पहले क्या था, सिर्फ 2 बचे थे, चला आया था एक उतर के यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ एक लोन पेयर यहाँ पे रह गया था, क्लियर। फर्स्ट और लास्ट को देखो, बॉन्ड रोटेट कर गया है, बाकी कुछ तो ठीक दिख रहा है, ठीक। चलो अब अगर मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूं तो बेटा O पे माइनस आया कि नहीं आया, इतना बताओ। फिर यही sp2 हाइब्रिडाइज है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जरा इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर, अब यहाँ से एक हट गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट गया ना, डबल बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये दोनों यहाँ गए, ये ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा, बॉन्ड पेयर इधर आएगा, ये ऐसे, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ, अब जरा इनको, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसमें थोड़ा सा गौर करो। फर्स्ट और लास्ट पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि इस पे पूरे पे चार्ज है। जरा इन 3 को देखो, इन 3 को देखो, इन तीनों में 2-2 चार्जेस हैं, 2-2 चार्जेस हैं, 2-2 चार्जेस हैं, पर इन सभी में सिंगल चार्ज है। सोचो जरा स्टेबल कौन है। आप देखो यहाँ 2 चार्ज हैं, ध्यान से समझना, 2 चार्ज हैं और अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर इसको अपनी इमेज बनाए रखनी है, इसे अगर अपनी डिग्निटी बनाए रखनी है, अपने आप को मेंटेन रखना है इस आयन को, तो क्या करेगा, इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। और इस सेपरेशन में इन तीनों पोर्शन की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, हाई एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ गया, ठीक है। और जरा इसमें सिंगल चार्ज ही है तो कोई चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिनॉल में चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट से हाई एनर्जी हो जाएगा। तो बेटा बताओ, हाई एनर्जी वाला स्टेबल होता है कि लो एनर्जी वाला स्टेबल होगा? तो क्या चाहता है कि अगर हाइड्रोजन हट जाता तो हम लो एनर्जी पे रहते, चार्ज सेपरेशन का झंझट ही फुर्सत मिल जाता, हमें रहता ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से फिनॉल किस में कन्वर्ट होना चाहता है? फेनॉक्साइड आयन में। H आयन तुरंत निकालेगा, इसीलिए ये एसिडिक नेचर होता है। ये बात क्लियर हुई कि एसिडिक नेचर होता है। दूसरा, जरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कहाँ कहाँ आया है, ऑर्थो पे और पैरा पे, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी होगा। किसके लिए होगा? जो प्लस फॉर्म में आते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल हैं उनके लिए होगा, जिन्हें इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग है, जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। पहली चीज़ कि एसिडिक नेचर कैसा होगा। दूसरा,
इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर लिया हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लिया, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन की बात कर लिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इसके। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो इसका रिएक्शन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ में आ गया है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये तो बात समझ में आ ही गई, ठीक। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिए शो करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हो गया हैलोजिनेशन, ठीक है। सेकंड होता है नाइट्रेशन, ठीक है। फिर हो गया कोल बेस रिएक्शन, फिर हो गया रायमोर्टिमैन रिएक्शन, यही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, और लास्ट में हो गया ऑक्सीडेशन। ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये दोनों तो बहुत अच्छे जानते हैं, घनघोर इम्पोर्टेंट कहते हैं इसको बेटा, प्रचंड इम्पोर्टेंट, घनघोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एकेडमिक हो या कंपटीशन हो। अच्छा, ये आगे भी यूज़ आने वाला है, तो ऐसे जो आप पिछले चैप्टर पढ़ते जाएंगे सब लगभग आते जाएंगे, बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है, सब आगे आते जाएंगे। अब जरा इसको समझो, हैलोजिनेशन सबसे पहले समझते हैं बेटा, वैरायटी को कवर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। फेनॉल है ही है ये, ठीक। अब अगर इसका रिएक्शन आप Br2 से कराए CS2 के प्रेजेंस में, ठीक, या इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर से कराए, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग होगा, एक साथ बता रहा हूँ, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप ब्रोमीन CS2 से करा रहे हैं तो ऑर्थो पैरा दोनों अलग अलग बनेंगे, ब्रोमीन अलग अलग लगेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा वाला मेज़र होगा, पैरा वाला मेज़र होगा। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो ऑर्थो पैरा दोनों पे चढ़ बैठेगा, कौन, ब्रोमीन, दोनों पे हमला करेगा, दोनों पे चढ़ बैठेगा, ये बना। दोनों बातें समझे रहिएगा बेटा, जो भी पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी पूछ ले, ठीक, दोनों बातें समझे रहेंगे, ठीक है। हाँ, याद रखना ये कंडीशन थोड़ी सी कोल्ड होती है, ऐसे कह लो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी सी ठंडी है कंडीशन CS2 के साथ, और ये ब्रोमीन वाटर हो गया। तो पहला जो हैलोजिनेशन था वो हमने कंप्लीट किया, ठीक। अब सेकंड देखते हैं बेटा, नाइट्रेशन, सिंपल सी बात है, फेनॉल है। फिर यहाँ वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो क्या होगा, अगर आपने कॉन्सनट्रेट HNO3 लिया तो क्या होगा बेटा, अगर डाइल्यूट लिया तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग दो बनने वाले हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं लिया, ये कॉन्सेंट्रेट लिया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा, अरे भाई किसी भी चीज़ की आप औकात बढ़ाओगे तो क्या करेगा, तो चारों तरफ हमला करेगा, जहाँ जहाँ जा सकता है जाएगा। ये बात तो क्लियर हुई, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। ये पहचान गए कौन है, ये पहचाना, दिस इज पिक्रिक एसिड, this is picric acid which is much more acidic than CH3COH, acetic acid, एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो हमारा नाइट्रेशन भी हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं बेटा, इसको थोड़ी सी डिटेल में चलने वाले हैं हम लोग, तो रफ कर रहे हैं इसको। तो दोनों कंडीशन लेके हम चले हैं, इसीलिए कि आपको बेहतर थोड़ा समझ में आए। अलग अलग पढ़ाते थोड़ा टाइम भी आपका ज़्यादा लगता है, रिवीजन में भी 2 बार सोचना पड़ता है, इस तरह कुछ नहीं सोचना है, फटाफट सिर्फ एक बार सोचते जाना है, एक बार रिएक्शन कराते जाना है, एक बार देखना है, कुछ और नहीं देखना, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अब चलते हैं ज़रा कोल्बे की तरफ, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन देखो हो क्या रहा है, कोल्बे में क्या हो रहा है। फेनॉल से ही रिएक्शन कराना है, फेनॉल है, इसका NaOH से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। NaOH से रिएक्शन करा दिया तो आपको ही मालूम है सोडियम फेनॉक्साइड बनने वाला है, ONa बन जाएगा, ठीक। अब इसका CO2 से रिएक्शन करा दिया, CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ एक बीच का अजीब सा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, अजीब सा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, कुछ ऐसे बनता है। दिख रहा है? कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इसको अलग से देख ले रहा हूँ, इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा या यहीं लिख दे रहा हूँ इसे, और ये बनता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऐसे बन गया। अब थोड़ा सा सोचने की बात है कि ये हम याद कैसे कर पाएंगे, इतना तो बस की बात नहीं है। और मैं भी कहता हूँ सही बात है भाई, इतना तो बस की बात नहीं है, तो कैसे याद करें इसको देखते हैं ज़रा। अभी रिएक्शन रुका नहीं है, अब हमने क्या किया, इसमें एसिडिक वाटर डाला। जब एसिडिक वाटर डाला तो क्या हो गया, ठीक है। या ऐसे कर लो, ये बनते ही अपने आप को रीअरेंज पहले करेगा, तुरंत अपने आप को रीअरेंज करेगा, ठीक है। और रीअरेंज करेगा, फिर यहाँ ONa लाता है और यहाँ COOH ये लाएगा, ठीक है। या इसके साथ कर लो, पहले Na आता है बाद में इधर जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही आप इसमें एसिडिक वाटर डालेंगे, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ OH, यहाँ COOH, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक। अब ये बात जो समझने वाली थी उसको ज़रा देखते हैं। यहाँ ONa है, दिस इज़ प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब ज़रा CO2 को समझ पा रहे हो, समझो ज़रा, यही तो है, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ माइनस और प्लस, ये अटैच हो गया इससे, ज़रा समझो बिल्कुल इत्मीनान से। यहाँ O है, O से C जुड़ा, C से डबल बॉन्ड O है, यहाँ O आया, अब इस पे क्या था, माइनस, और यहाँ देखो प्लस, लो माइनस प्लस, वही तो था, वही बना है। तो रटना तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आपको समझनी है बस। याद तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा हिस्सा ऐसे समझिए, ये पूरा हिस्सा शिफ्ट पहले यहाँ होता है। मान लीजिए यहाँ Na आया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ नहीं था, ठीक है, यहाँ H था, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ऐसे समझ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रांजिशन करेगा, फिर जैसे ही अगले स्टेप में ये यहाँ जाएगा, ठीक है, तभी तो एसिडिक वाटर डालते ही हट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये है कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रिमर-टिमन रिएक्शन या राइमर-टिमन रिएक्शन। रफ कर रहे हैं बेटा ये, ठीक है। आप लोग पॉज करके, जैसे भी स्लो करके, पॉज करके, रिमाइंड करके, जैसे तैयार हो जाए वैसे तैयार करिए, वैसे ही प्रिपेयर करिए, ठीक है। देखो ज़रा, यहाँ क्या डाला, NaOH डाला क्लोरोफॉर्म के साथ। तो मैं पहले NaOH की कहानी देख रहा हूँ, ठीक है। आपको ही मालूम है कि जैसे ही आप NaOH डालोगे क्या होगा, यहाँ लगेगा ONa, ठीक। और अगर इसी में क्लोरोफॉर्म डाल दिया ये, तो क्या हो गया, तो यहाँ CHCl2, ये एक कहानी रच जाती है। अब क्या किया, फिर इसमें डाल दिया आपने NaOH, सब एक्वस कंडीशन में, मालूम है ये जो हैलोजन है इसको हटाएगा, तो चलो हैलोजन को हटा देते हैं। यहाँ तो ONa हो गया, यहाँ हैलोजन हटा के क्या हो गया, CHOH का होल ट्वाइस,
CHOH का होल ट्वाइस। कुछ याद आ रहा है? CHOH का होल ट्वाइस हो गया तो क्या होगा, हमने आपको समझाया था। चलो यहाँ इसको देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे छोड़ दो ONA, क्या है उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये OH हुआ, ये OH हुआ, ये कार्बन का, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और हमने बताया था sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 2 OH अटैच नहीं हो सकते, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, C डबल बॉन्ड OH हुआ, क्या बन गया, क्या बन गया, यहाँ बना ONA और यहाँ बना CHO और साथ में वाटर एलिमिनेट हुआ। अब जैसे ही आप इस पर एसिडिक वाटर डालोगे या एसिड H+ कह लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ OH और यहाँ CHO। इसे क्या बोलते हो, इसके पहले क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड। यहाँ क्या बन गया, क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड बन गया। तो इसमें बना सैलिसिलिक एसिड, इसमें बना सैलिसल्डिहाइड, दोनों चीज़ हमने क्लियर की और क्लियर कट बिल्कुल मैकेनिज्म को समझ के क्लियर किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बात कर रहे रिएक्शन विद जिंक डस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त। एक और चीज़ साथ में लगे लगे बता दे रहा हूँ, देखो ये रहा। जिंक डस्ट करता क्या है भाई, इसको OH से बड़ी नफ़रत है, जहाँ कहीं OH पाएगा खा जाएगा। तो अगर जिंक डस्ट पाया तो तुरंत इसे बेंजीन में कन्वर्ट करेगा और ZNO बाहर, ये बनाएगा बेंजीन। अच्छे से समझे रहिएगा, ये बनाएगा बेंजीन। ठीक, क्या बना दिया, बेंजीन। जिंक डस्ट कहीं भी OH को देखेगा बिगड़ जाएगा, इसका माथा ख़राब हो जाता है। ये क्या आ गया, तुरंत उसको हमला करके OH ले लेता है। एक्चुअली बहुत बड़ा पियक्कड़ है, ऐसे समझो। और OH देखते से लगता है अल्कोहल मिल गया, तुरंत OH के लिए हमला लेके चल दिया। अब ये बात अलग है कि इसे अल्कोहल मिले या फिनॉल मिला, क्या मिला, OH तो ले गया बस। ठीक है, जिंक डस्ट क्लियर। अब देखो ज़रा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ OH है। अब ऑक्सीडेशन के लिए हम ले लेते हैं K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, कुछ भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा, ये देखो डबल डबल, ये देखो क्विनोन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्विनोन बनाएगा। ठीक, क्या बना लेता है, क्विनोन बना लेता है बेटा, बेंजो क्विनोन। ठीक है, बेंजो क्विनोन ये बना देता है। ठीक, सारा खेल समझ में आ गया, सारा खेल क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो, लास्ट अगर यहाँ जिंक डस्ट डाला तो OH को खा जाएगा, लेकिन COH छोड़ेगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर यहाँ सोडामाइड डाला, सोडामाइड मतलब NaOH साथ में CaO, ये इसको खाता है तो फेनॉल बनाएगा। यही बचेगा, केवल फेनॉल बचेगा। तो एक तरह से कह लो कि हम लोग सैलिसिलिक एसिड है, इससे भी फिनॉल बना सकते हैं। देखो दिया है, फिनॉल बना रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन हमने आपको दिखाया है। ठीक है, आगे के रिएक्शन के लिए जब कन्वर्जन्स वगैरह कुछ पूछे तो हम लोग यहाँ तक बता सकें। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम लोग का फिनॉल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, क्लियर।